Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 12th of July, so let's get started. एंड कल हमने वेस्ट बंगाल और सेंटर का जो केस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई उसकी बात की थी और उसके रिगार्डिंग डिटेल नोट्स मैंने आपको एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिए हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे। ओके, क्योंकि इसी तरीके से जो न्यूज़पेपर में आता रहेगा उसी का बैकग्राउंड नॉलेज तैयार करते चलिए, आपका स्टैटिक कम करंट लिंकेज होता रहेगा और साथ में रिवीजन भी होता रहेगा आपके स्टैटिक सिलेबस का। ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं। नीट काउंसलिंग फ्रॉम जुलाई थर्ड वीक गवर्नमेंट ने कहा है, सो एज एक्सपेक्टेड कोई री नीट की उम्मीद नहीं है और ये काउंसलिंग एज इट इज होंगी। बट उनका कहना है कि अगर if a candidature of a student found to be beneficiaries of any malpractices will be cancelled at any stage during the counseling process or even afterwards। ओके, बट ये भी नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा था कि ये करप्शन बहुत ज्यादा अमाउंट का है एंड इसमें कुछ नहीं होने वाला है अल्टीमेटली। और अभी मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगा एक लड़की की, आप वो देखेंगे, रॉकी नाम का लड़का है जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है इस पूरे स्कैम का। मतलब उसको देख के आपको यकीन हो जाएगा कि ये इसके अकेले की बस की बात नहीं है। जब तक अंदर के बड़े लोग ना इन्वॉल्व हों ये चीजें नहीं हो सकती। एनीवे, हमारे यहाँ यही होता है, बड़े लोग बच जाते हैं एंड किसी एक को स्केपगोट बना दिया जाता है। और 13 फिशरमैन अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी, तो ये हम लोग इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप पर जब आंसर लिखेंगे तो उसमें ये सिर्फ एक फॉर्डर मटेरियल का काम करता है और क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है, हमारे फिशरमैन अपने ट्रॉलर्स लेकर श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं, फिर वहां पर अरेस्ट होते हैं, फिर दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर एक और स्ट्रेन बनता है। राइट, बाकी हमने इंडिया श्रीलंका पर ऑलरेडी मीन्स 450 प्लस में इनके रिलेशनशिप पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। सेंटर सेट टू इम्प्लीमेंट लेबर कोड्स, यहाँ पर 4 लेबर कोड पास किए थे पार्लियामेंट ने इन 2019 में, जो कि अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सके ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियन। बिकॉज ये लेबर लॉस लाए गए थे, बहुत सारे लेबर लॉस हुआ करते थे 27 और 29 समथिंग, उन सबको मर्ज किया गया एक दूसरे में, आउटडेटेड चीजें हटाई गई और उनको कंसोलिडेट कर दिया गया इनटू 4 डिफरेंट कोड्स। राइट, 2019 में ये पास भी हो चुके थे पार्लियामेंट से, लेकिन यहाँ पर ट्रेड यूनियन के अपोजिशन और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के कॉपरेशन की जरूरत थी, जो कि अभी तक आया नहीं था। कुछ स्टेट ने तो अभी भी इस पे रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं, बाकी मेजोरिटी स्टेट्स ने कर दिए, तो अब इनको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी की जा रही है। इन सभी नोट्स पर मैं आपको नोट प्रॉपर फुल फ्लैजेड नोट प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये चांसेस बहुत कम है कि आपसे कभी किसी स्पेसिफिक कोड पर पूछा जाएगा जब तक कि आप यूपीएससी के ईपीएफओ और एपीएफसी जैसे एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो। वहां पर आपको कोड्स चारों डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। ओके, और फिलहाल के लिए इसका पूरा गोल क्या था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनकरेज करना। बट इन द नेम ऑफ इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या किया गया है कि लेबर के जो लॉस हैं, चाहे उनके स्ट्राइक करने के लॉस हो या फिर उनको हायर करना और फिर उनको जॉब से निकाल देना, ये सारी चीजें इजी बना दी गई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार जो कॉर्पोरेट्स है, इंडस्ट्रीज है, उनकी तरफ टिल्ट होते हुए दिख रहा है ये, क्योंकि पहले जब लेबर लॉस वगैरह इनेक्ट किए गए तब किए गए थे जब हमारे यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, या आप कह लीजिए कि थोड़ा सेंटर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी हम लोग फॉलो करते थे, सोशलिस्ट टाइप की। अब ये जो लेबर कोड्स आ रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्रो कॉर्पोरेट प्रो इंडस्ट्रियल ज्यादा दिखता है, हमें लेबर के लॉस को और लेबर के राइट्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। ओके, तो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। कावेरी पैनल आज कर्नाटका टू एंश्योर फ्लो ऑफ वाटर इन फॉर तमिलनाडु, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में हमेशा इश्यूज चलते रहते हैं। हुआ क्या था लास्ट टाइम, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटका को कहा था कि आप इंश्योर कीजिए फ्लो ऑफ एटलीस्ट 11,500 क्यूसेक ऑफ वाटर एट बेलीगुंडलू एवरी डे टिल जुलाई 31। बट कर्नाटका ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ डेफिसिट वाटर फ्लो है तो हम ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे, तो फिर तमिलनाडु ने उसी के अगेंस्ट एक्यूज किया है कर्नाटका को। कर्नाटका का कहना है कि हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं दे आर 28% डेफिसिट फ्रॉम एवरेज इनफ्लो इन द प्रीवियस ईयर, जबकि इस साल तो बारिश फिर भी ठीक रही है, लेकिन उसके बाद भी वाटर डेफिशिएंट कर्नाटका एटलीस्ट अपने आप को बोल रहा है। द वाटर फ्लो एट बिलीगुंडलू should be what the Kaveri Water Dispute Tribunal awarded and confirmed by Supreme Court it argued। तो ये तमिलनाडु का स्टैंड है कि एटलीस्ट जो ऑर्डर दिया गया था उसको तो फॉलो करना चाहिए कर्नाटका को। चाइना डिसिसिव इनेबलर ऑफ रशिया वॉर सेज नाटो। नाउ जिस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, वो भी ओबियसली यूएस और नाटो यूरोपियन कंट्रीज को पसंद नहीं आया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया की ट्रिप पर हैं, ऐसे टाइम पर जब वो यूक्रेन में, उसने कीव में जो कैपिटल है वहां की, वहां पर बच्चों के अस्पताल पे तक मिसाइल अटैक किया है। तो नाटो ने भी साइड बाय साइड अपनी 75th एनिवर्सरी बनाई है और इस टॉपिक को मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किया था 2 दिन पहले।
तो आप अगर 9 जुलाई का ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने नाटो के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी कि इसका अब रेलेवेंस क्या है, इसके सामने कंसर्न्स और चैलेंजेस क्या हैं। तो वो एटलीस्ट आपका एक शॉर्ट शॉर्ट आंसर बन जाता है वहाँ पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार-बार कि आप मेंस 450 प्लस हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ये सब अच्छे से फॉलो कीजिए अलोंग विद न्यूज़पेपर, तभी आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो यहाँ पर नाटो ने शायद पहली बार ऐसा होगा जब नाटो ने चाइना को अक्यूज किया है रशियन वॉर के लिए। NATO nations on Thursday look to bolster ties with Asian partner. Asian partners यानी ये जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, वियतनाम टाइप के look to bolster ties with Asian partners after slamming China as a decisive enabler of Russian war. ये NATO 32 nations का ग्रुप अलायंस है. It is used to pump filled set piece in US capital to showcase its resolve against Moscow and backing for Kiev. और यहाँ पे बाइडेन ने कहा है भी है कि हम सिर्फ मिसाइल वगैरह ही नहीं देंगे, बल्कि F-15 फाइटर जेट भी दे रहे हैं ये लोग यूक्रेन को। और उसके बाद ही बाइडेन कहता है कि हम मेंबरशिप भी ऑफर करेंगे यूक्रेन को नाटो की, बट कब करेंगे वो बात की बात है। इनका कहना है कि चाइना ने सप्लाई किया है रशिया को ड्यूअल यूज गुड्स सच एज माइक्रोचिप्स, जो कि अल्टीमेटली मिलिट्री इक्विपमेंट्स में ही यूज होती है। एंड चाइना कैन नॉट इनेबल द लार्जेस्ट वॉर इन यूरोप इन रिसेंट हिस्ट्री। चाइना प्रेजेंट इटसेल्फ एज ए न्यूट्रल पार्टी इन द कॉन्फ्लिक्ट, बट वो न्यूट्रल नहीं है, ऑफ कोर्स एवरीवन नोट। The US announced it would begin episodic deployment of long-range missiles to Germany in 2026. आगे चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा आपके लिए अगेन एक फॉर्डर मटेरियल की तरह ही काम करेगा ये, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तमिलनाडु सून अनवील पॉलिसीज ऑन डीप टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं, ये शायद हर स्टेट को अपनी एक स्पेसिफिक पॉलिसी लानी चाहिए, ताकि हम लोग एक जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को एनकरेज कर सकें इन दी इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ डीप टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो इसी तरीके से आंसर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी कोई रेडीमेड सोर्स पढ़ के आप आंसर बनाओगे, आपको सीखना पड़ेगा कि आंसर बनाने कैसे हैं। ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड डज नॉट अप्लाई टू लिव इन पार्टनर, ये केरल हाई कोर्ट का स्टैंड है। उनका कहना है कि देखिए हस्बैंड जो टर्म है हस्बैंड, वो तभी आता है जब एटलीस्ट मैरिज हुई हो। अगर आप क्रुएल्टी अगेंस्ट हस्बैंड के प्रोविजन में केस करना चाहते हैं तो ये लिव इन पार्टनर्स को अलाउ नहीं है। वो दूसरे चीज में दूसरे सेक्शन में केस हो सकता है कि आपको असॉल्ट किया गया है फीमेल को, बट इन द टर्म्स ऑफ आप अपने लिव इन पार्टनर को एज अ हस्बैंड नहीं उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं। Kerala High Court observed that a man who not a legally wedded partner of a woman cannot be prosecuted for offences of cruelty under Section 498A of IPC, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हस्बैंड के लिए है, लिव इन पार्टनर इसमें अप्लाई नहीं होता। द टर्म हस्बैंड मीन्स ए मैरिड मैन। कल हमने विजिंजम पोर्ट की बात की थी, तो ये पहली मदरशिप है जो वहां पर आई है। तो ये एक हिस्टोरिकल है, या आप कह लीजिए कि इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री स्क्रिप्टिंग ए न्यू चैप्टर इन मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ कंट्री। First mothership carrying cargo from Xiamen port in China, called at Vizhinjam in international seaport, India's first deep water container transshipment port। तो अब ये जो हमारा कंपल्शन था कि हमें कोलंबो, सिंगापुर या मलेशिया के पोर्ट यूज करने पड़ते थे, फिर वहां से छोटे छोटे शिप में लेकर आना होता था, एटलीस्ट ये कंपल्शन अब खत्म हो जाता है। तो इससे एक तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बचेंगे, ताकि हमें उन पोर्ट्स वगैरह को पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अब बड़ी बड़ी देशों की और बड़ी कंपनीज की शिप जब हमारे यहाँ खुद डॉक करेंगी, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर, वो सबसे बेस्ट लोकेशन है इस चीज के लिए। ओके, तो उससे इंडिया की रेवेन्यू अर्निंग भी होगी। और जब ग्लोबल एकदम टॉप जो कंपनीज हैं ग्लोबल शिपिंग में, जब वो आपके यहाँ आती है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अपने प्रोसीजर्स जो होते हैं वो और ज्यादा एफिशिएंट बनाने पड़ते हैं। यानी कि हम टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। Okay, तो हमारी यहाँ पर एफिशिएंसी और बढ़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग और इम्प्रूव होगी हमारी। अल्टीमेटली हमारे जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भी अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी हमें, राइट। तो ये कुछ इसके फायदे होंगे। इस शिप को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। ये केरल गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप ने मिलकर बनाया ट्रिपल पी मोड में। 2015 में स्टार्ट हुआ था, डेडलाइन थी 2019 तक कंप्लीट करने की, बट जो पैंडेमिक वगैरह आया 2-3 साल उसने खराब किए, उसके बाद ये कंप्लीट होते होते 2024 में जाके हुआ है। यहाँ पर यूएस एम्बेसडर जो है उनका ये कहना है, और ये पॉइंट भी अच्छा है, कि जब कन्फ्लिक्ट चल रहा हो ऑलरेडी,
तो आप सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पर नहीं कर सकते कुछ। जैसे इंडिया क्या कहता है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करते हुए रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमारी एनर्जी नीड है। चाइना भी कहता है कि हम भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ध्यान में रखते हुए डील कर रहे हैं, यूरोप के साथ कैसे करना है, रशिया के साथ कैसे करना है। बट यूएस एम्बेसडर का कहना है कि ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, जब कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा हो, जब लोगों की जाने जा रही हो, देर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बाकी ब्रेन में हमने नाटो के बारे में पूरी बातें की थी, वहां से देख लेना, अपने नोट्स बना लेना। ओके, देखिए ये जो कॉपी पेस्ट हो गया, अल्टीमेटली जो नोट आते हैं आपके पास किसी भी कोचिंग की मैगजीन से, उनमें और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए में से एक ही फर्क होता है कि आप वहाँ किसी और की लैंग्वेज, किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहे हो, जो कि आपको याद करने में एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, वो भी थ्रू आउट द ईयर रेगुलरली, और रिवाइज करते रहते हो ना टाइम टू टाइम, तो आपकी प्रिपरेशन के चांसेस बेटर होते हैं, आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। No war is distant anymore, and we must not just stand for peace. We must take concrete action to make sure those who don't play by peaceful rules that their war machines cannot continue unabated. Now ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आंसर राइटिंग मेंस में तो आपको क्वेश्चन आंसर में तो लिखने का मौका नहीं मिलेगा, बट अगर ऐसे में कहीं पे मौका मिलेगा तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसे आपको कोट करना चाहिए कि आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कोई भी वॉर दूर नहीं है। ठीक है, सब कुछ इतना इंटीग्रेटेड है, कहीं पे वॉर होती है ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फूड सिक्योरिटी पे थ्रेट आता है पूरी वर्ल्ड के लिए। तो अफ्रीका, जिसको फूड सिक्योरिटी की ऑलरेडी दिक्कत होती है, वो ये नहीं कह सकता कि यूक्रेन में वॉर चल रही है तो इससे हमारा क्या जा रहा है। आपका जा रहा है क्योंकि वहां से बहुत सारा वीट आता था आपको, जो कि अब नहीं आ पा रहा है, और जितना आ रहा है वो कॉस्टली आ रहा है। अरब कंट्रीज का भी यही है कि उनकी भी फूड सिक्योरिटी हार्म हो रही है। इसराइल पैलेस्टीन में इशू चल रहे हैं या रशिया में चल रहे हैं, तो ऑयल गैस इन सबके प्राइसेस बढ़ते हैं। फिर जो एनर्जी इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं लाइक इंडिया एंड चाइना, इनके यहाँ पर हर चीज महंगी हो जाती है और फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आज के ग्लोबली इंटीग्रेटेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में it is not possible that we can say that this is a distant war. No war is distant anymore, right? So ये point अच्छा है अगर आप ऐसे में यूज करते हैं। India has consistently held that its ties with Russia are part of its independent bilateral relation and strategic autonomy. See this term, strategic autonomy, and thus far not directly criticized Russia for the United Nations for war in Ukraine. ये इंडिया का स्टैंड है कि हमने उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को ओपनली। 13 फिशरमैन फ्रॉम पुडुकोट्टई अरेस्टेड इन श्रीलंकन नेवी। अगेन एक फॉर्डर मटेरियल अगर आप यूज कर सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रेन्स हैं हम दोनों के रिलेशनशिप में। नो इंट्रूजन रिकॉर्डेड ऑन कैमरा एंड जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर। नो, जम्मू एंड कश्मीर में अटैक बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में, लेकिन जब बीएसएफ ने अपने यहाँ के सभी रिकॉर्ड्स वगैरह उठा के देखे, वहां पर अपने पूरे जो सीसीटीवी वगैरह कैमरा लगाए हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इंट्रूजन दिखाई नहीं देता है यहाँ से। यानी कहीं ना कहीं ये और ज्यादा सीरियस इशू बन जाता है कि क्या ये जो अटैक हो रहे हैं आर्मी पर, क्या ये वहां के लोकल लोगों को ही एनकरेज करके किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग जो इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वहां पर एक कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाया जाए, वहां के लोगों के साथ एक गुडविल एस्टैब्लिश की जाए, तो फिर ये उसको खराब करेगी, राइट। A security audit by BSF has not found any breach along the जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी एलओसी है उसको गार्ड करती है आर्मी, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, जैसे पंजाब के साथ गार्ड है पूरी, ठीक है, पंजाब गुजरात राजस्थान सबके साथ इनको गार्ड करती है बीएसएफ, राइट। एलओसी को बीएसएफ गार्ड नहीं करती। तो यहाँ पर जो बीएसएफ ने कहा है कि देखिए हमें तो कम से कम कोई चीजें नहीं दिखती यहाँ से कि किसी तरह का इंट्रूजन हुआ हो। बीएसएफ चेक द फुटेज ऑफ अंडर वाटर एंड सर्विलेंस सरफेस सर्विलेंस कैमरास। नाउ फोकस ऑन दिस, हमने अंडर वाटर कैमरास भी लगाए हुए हैं क्योंकि कई बार क्या है कि रिवर के अंडरग्राउंड स्विमिंग करके भी टेररिस्ट सेंटर हो जाते हैं, तो हमने उसको भी यहाँ पे चेक किया है। इंस्टॉल्ड अलोंग द 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू, बट नो सस्पिशियस मूवमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई इंट्रूजन हो भी रहा है तो वो फिर एलओसी साइड से हो रहा होगा, ठीक है। जम्मू की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो थोड़ी बहुत डिमार्केट है, वहां से तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट। टिल 2022 बीएसएफ हैज डिटेक्टेड एटलीस्ट 5 टनल्स अलोंग जम्मू बॉर्डर। अब देखिए टनल्स आपने बजरंगी भाईजान मूवी में देखा होगा, वो अंडरग्राउंड बना लेते हैं तारों के नीचे से, तो उस तरह के टनल्स टाइम टू टाइम डिटेक्ट करता रहता है बीएसएफ। एंड एज पार्ट ऑफ comprehensive border security, we have placed underwater cameras and sensors in the riverine patches. Live electric wires have also been laid down. तो ये लाइव इलेक्ट्रिक बॉर्डर्स वायर्स कैमरास, ठीक है, और वो भी अंडर वाटर कैमरास एंड साथ में सेंसर्स, ये तीन चीजें मेन हैं जो हमने डिप्लॉय की है। अब यही सेम चीजें आप कोड कहाँ करेंगे जब बांग्लादेश से की तरफ से क्वेश्चन आएगा इलीगल माइग्रेशन का, कि वहां भी लोग क्या है माउंटेन्स के थ्रू आ जाते हैं, घने जंगल है तो वहां से घुस आते हैं इलीगली, या फिर रिवर के अक्रॉस स्विम करते हुए आ जाते हैं, क्योंकि हमारी काफी सारे रिवर्स हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ।
तो वहां भी आप यही 3 पॉइंट्स ऐड करेंगे। अंडर वाटर कैमरास इंस्टॉल करने की जरूरत है, हमें सेंसर्स इंस्टॉल करने की जरूरत है, और अगर एक्सट्रीम लेवल पर जरूरत पड़े तो लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स भी इंस्टॉल करने की जरूरत है, ताकि बांग्लादेश साइड से हो रही स्मगलिंग और इलीगल माइग्रेशन बंद हो। इंटरनेशनल बॉर्डर अक्रॉस अलोंग जम्मू इज सिक्योर्ड बाय बीएसएफ। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर मींस कि वो प्रॉपर्ली डिमार्केटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वेल दिस 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, ठीक है, जो कि कश्मीर वैली और थोड़ा सा जम्मू का पार्ट भी आता है उसमें, इट इज अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी, राइट। इंडिया ने यहाँ पे पहली बार बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हेल्ड की है। दिस इज फर्स्ट टाइम कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे ये मीटिंग हुई है, और सब किस बारे में कंसर्न है, म्यांमार के क्राइसिस के बारे में। क्योंकि म्यांमार में जो एथनिक फोर्सेस हैं उन लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी कंट्री अपने कब्जे में ले रखी है एक्सेप्ट कैपिटल, तो वहां की जो आर्मी है वो विथ स्टैंड नहीं कर पा रही है उस चीज को। तो म्यांमार इज गोइंग टू फॉल डाउन, और अब वो पूरे रीजन के लिए एक थ्रेट बन जाता है कि फिर क्या करना चाहिए। स्पेशली हमारे लिए तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो बहुत बड़ा थ्रेट है। The meeting held against the backdrop of major development in Myanmar, where the military junta had been receiving battlefield setbacks against dozen of ethnic armed organization. Now हमने इंडियन म्यांमार पर ऑलरेडी 450 प्लस में एक वीडियो पूरा कंप्लीट किया हुआ है, प्लीज उसको देख लेना, नोट्स बना लेना, उसका लिंक मैं नीचे इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। ओके, क्योंकि जो चीजें हम लोग ऑलरेडी एक बार कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर जब बार बार रिपीट होती है तो एटलीस्ट वो एक सेटिस्फेक्शन देती है कि ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी तैयार है, हमें डेली डेली उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेंटर बिगिन एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट दी लेबर लॉस। नाउ हमारे लेबर लॉस आए कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कोड ऑन वेज, सेकंड इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। ठीक है, ये 4 कोड आए हैं हमारे पास, बट यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है उनका मानना है कि इसमें काफी सारे एंटी वर्कर प्रोविजन हैं विच नीड टू बी चेंज। इनफैक्ट जो बीजेपी आरएसएस का है ना, भारतीय मजदूर संघ, वो तक इसके अगेंस्ट था कि नहीं, ये कोड्स बिल्कुल इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं, ये लेबर को परेशान करने वाले हैं। पास कर दिए गए थे 2019-20 में, बट अभी तक इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ऑब्जेक्शन आया था फ्रॉम ट्रेड यूनियंस, एंड सम स्टेट्स आर येट टू फ्रेम द रूल्स फॉर द कोड्स, एंड मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव फ्रेम द रूल्स, और जो बचे हैं उनको सेंटर असिस्ट कर रहा है। ये कर्टेल करते हैं ट्रेड यूनियन के राइट्स और वर्कर्स को मिलने वाली सोशल सिक्योरिटी को, और ये लाए गए हैं विद द मोटिव ऑफ इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया नीड्स टू क्रिएट ए सेफ्टी नेट फॉर गिग वर्कर्स, ये कल हमने बात की थी। इससे पहले राजस्थान ने एक अटेम्प्ट किया था बिल लाने का, उसके बाद कर्नाटका इस पर अब एक बिल लेकर आ रहा है। गिग वर्कर्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या क्या बातें की थी कल? वी सेड कि एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की जरूरत है, जिसमें हर एक गिग वर्कर यानी कि हमारा हर एक डिलीवरी बॉय इस टाइप की जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दे वुड बी मैंडेटरीली रजिस्टर्ड, ताकि उनको एक विजिबिलिटी मिले। ठीक है। दूसरा, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि आखिर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, इनकी जो एल्गोरिदम है, जो कैलकुलेट करती है कि इनको कितना पे मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, इस एल्गोरिदम में हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, राइट। उसके बाद एक अलग से सेस लगाइए आप स्पेसिफिक, और इस सेस को आप अलग से एक वेलफेयर फंड बनाइए, उसमें उसमें जमा करेंगे और अपने एम्प्लॉयज की जरूरतों का उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस वेलफेयर फंड में इस सेस में, जैसे किसी ने, आपने कुछ मंगाया, आपने 1,000 रुपए का कुछ सामान मंगाया, तो उस पर 4% सेस लगा के आपको 40 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे, राइट। और इसी में, इस वेलफेयर फंड में ही गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकती है, ताकि एक तरह की सोशल नेट प्रोवाइड की जा सके इन गिग वर्कर्स को भी, राइट। और ये कुछ मेन प्रोविजंस थे। बाकी जब वो बिल आएगा तो हम उसको और उसमें और चेंजेस देखेंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे उन्हीं को हम कोट करेंगे एट द नेशनल लेवल, कि जैसे कर्नाटका ने ये लॉ बनाया, इसमें ये फीचर्स रखे हैं, तो इसी तरह एक नेशनल लेवल पर भी हमें गिग वर्कर्स के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। ठीक है। नाउ, इंडियन शिप क्रू विन एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर रेड सी रेस्क्यू। अभी अवार्ड दिया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, IMO। इन सब पे शॉर्ट नोट खुद से बना लिया कीजिए, ये कर लिया कीजिए, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के टाइम कराए थे, ये सारी चीजें प्रीलिम्स में आ जाती हैं, बाकी मेंस में तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे, बट ये आप यूज कर सकते हो एज अ फर्दर पॉइंट फॉर अगर क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह लीजिए, या इंडिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो एक्सपेक्टेशन है, हमारे यहाँ की छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन में, वो क्या चाहती हैं कि इंडिया के पास इतनी बड़ी नेवी है, यू शुड बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो आप वहां पे कोट कर सकते हो, उसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी में कोट कर सकते हो कि जो छोटी कंट्रीज हैं जो अपने शिपिंग लेन को सेफगार्ड नहीं कर सकते, तो इंडिया उसको हेल्प कर रहा है, राइट।
और तो सेकंड थिंग इज कि ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय हार्ड पावर। ऐसा नहीं है कि हमसे प्यारी प्यारी बातें करें, अगर पीछे से आप डंडा नहीं दिखा रहे हो तो कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। आप चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए, जब तक आपकी सॉफ्ट पावर इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड पावर, तब तक आपको कोई भी वर्ल्ड में सीरियसली नहीं लेगा। ओके, तो रेड सी का सारा इशू आपको पता ही है, हाउदी रिबेल्स ने वहां पे परेशान किया था शिप्स को। इंडियन नेवी ने काफी बार ऑपरेशन किया और रेस्क्यू किया था शिप्स को फ्रॉम द हाउदी रेबल्स, जो कि यमन पर बेस्ड है और वो अटैक करते रहते थे जो शिप्स वहां से गुजरती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप कोट कर सकते हो जब आपसे जॉब्स एम्प्लॉयमेंट इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कि ये तो श्योर है कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स रिप्लेस करेंगे चीजों को, ये डिस्टर्ब करेंगे। तो एटलीस्ट हम लोग एक पॉइंट कोट कर सकते हैं कि रोबो टैक्स लगाइए फिर आप क्योंकि एआई आएगा, रोबोटिक्स आएंगे, ऑटोमेशन आएगा, इस वजह से जॉब लॉस तो होगा, तो एटलीस्ट इन पर एक रोबो टैक्स लगाया जा सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं बाद में वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। ए रोबो टैक्स टू क्रॉस सब्सिडाइज एम्प्लॉयज who lose job because of the adoption of AI by their employer। ठीक है, तो एक तरह का रोबो टैक्स लगाया जा सकता है, दिस इज अ गुड पॉइंट। यहाँ पे फार्मर्स ने डिमांड भेजी है अपनी कुछ, तो ये सब हमने परसों डिस्कस किया था। ठीक है, और परसों कितनी तारीख थी, 10th जुलाई का जो पेपर था उसमें 7 सजेशंस आए थे, वो सब हमने डिस्कस किए थे। उनकी कुछ कुछ मेन बातें तो यही हैं कि लोन वेवर दे दीजिए वन टाइम, ठीक है, फार्मर्स को पेंशन दे दीजिए 10,000 रुपीज पर मंथली की, जो द 60 ईयर से ऊपर के हो जाते हैं। उसके बाद ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को फायदा दे रही है, किसानों को नहीं, तो इसको आप बंद कीजिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम लाइए, नॉट जस्ट फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स बट ऑल्सो फॉर दिस लाइफ स्टॉक सेक्टर। ठीक, क्योंकि वहां भी काऊ बफेलो इनका मेंटेनेंस इतना आसान नहीं होता, कई बार होता है कि आपने 50-60 हज़ार रुपए खर्च करके एक बफेलो परचेज की और कुछ ही मंथ, 1-2 मंथ बाद ही वो मिल्क देना बंद कर देती है, तो इंश्योरेंस की जरूरत वहां भी है। दूसरा कि आप लैंड के सर्कल रेट को रिवाइज कीजिए ऑल्टरनेटिव ईयर में, हर ऑल्टरनेटिव ईयर में, क्योंकि अयोध्या का जो अभी हमने केस देखा था जहां बड़े बड़े नेताओं ने और उनके बच्चों ने जमीनें खरीदी थी, वहां पर सर्कल रेट रिवाइज ही नहीं किए गए कई सालों से। Right? इसके अलावा वो सारे 7 पॉइंट्स हमने उस दिन डिस्कस कर लिए थे, उसमें जो जो पॉइंट्स थे। ओके ना, तो आप वो परसों का डिस्कशन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट्स एलिमनी वर्डिक्ट, मुस्लिम ग्रुप लुकिंग फॉर लीगल ऑप्शन। ये जो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 3 ऑफ दैट मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986। तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, फ्रंट पेज पे ही था। ठीक है, बाकी अभी इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा आएगा, हम वहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लेंगे। चीफ ऑफ बीएसएफ सीआईएसएफ रीट्रीट 10% कोटा फॉर अग्निवीर। तो जैसे कि आर्मी से जो वेटरन रिटायर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, तो उनको भी ऑलरेडी कोटा मिलता ही है सीआईएसएफ वगैरह में, तो सेम टाइप की चीजें 10% कोटा रिजर्व किया जाएगा अग्निवीर के लिए अगर वो बीएसएफ सीआईएसएफ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो वैसे तो ये पुलिस में भी किया जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट होम मिनिस्टर ने कहा है कि पुलिस में भी हम एटलीस्ट कांस्टेबल रैंक पर इस तरह की चीजें अलाउ करेंगे कि अग्निवीर को वहां पर जॉब मिलना आसान हो पाए। ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें कुछ काम का नहीं है हमारे। जीका वायरस काफी सालों से न्यूज में, आई थिंक आपने सबने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, युगांडा में पहली बार मिला था 1947 में, इन्हें रेसूस मकाऊ मंकी, और फिर ये ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हुआ। जीका वायरस ऑकर्स थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो, मेनली एडिस एजिप्टी, विच ऑल्सो ट्रांसमिट डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये वही मच्छर है जो डेंगू भी ट्रांसमिट करता है, चिकनगुनिया भी ट्रांसमिट करता है और जीका भी। ठीक है, तो तीनों इसी से हो रहे हैं और ये क्या है, एक तरह का वायरल डिसीज है। द मॉस्किटो यूजुअली बाइट ड्यूरिंग द डे, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस हो सकता है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड से भी हो सकता है ये ट्रांसमिशन। बट यहाँ पर पेशेंट ज्यादा सिम्टम डेवलप नहीं करता है, 3 से 14 दिन लग जाते हैं उसको इन्फेक्शन के बाद माइल्ड सिम्टम्स दिखने के लिए। अब इसका हमें पता चल सकता है सिर्फ लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही, बट हमारे यहाँ काफी गैप है इन ट्रैकिंग एंड सर्विलेंस। और सीडीएचसीओ इसने ये कंफर्म भी किया था कि वी हैव नो अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जीका। ओके, अब जब अगर अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटी वगैरह ही नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली बात है, इट विल हिंडर द कंट्रीज एबिलिटी टू डायग्नोज जीका वायरस। अभी अगर कोई ऐसा डाउट भी होता है कि शायद इसको जीका वायरस हुआ है, तो हमारे पास ये पूरे सैंपल भेजने पड़ते हैं हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, जो कि पुणे में स्टैब्लिश है। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरे देश से सैंपल जब एक ही इंस्टीट्यूट में आ रहे होंगे तो वहां पे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर वो टेस्टिंग करना और रिपोर्ट देने में डिले बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। Next is what are the ill effects? So Zika virus infection during the pregnancy cause infants to be born with microcephaly.
माइक्रोसेफेली यानी कि जो हेड का साइज है, ब्रेन का साइज है, ठीक है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखता है, छोटा हो जाता है। एंड अदर कॉन्जेनिटल malformation and can cause preterm birth and even miscarriage। कि इन्फेंट्स का जो हेड होता है ये बहुत छोटा होता है एंड ब्रेन डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, और इसके लिए हमारे पास अभी तो एटलीस्ट कोई वैक्सीन नहीं है। चाइना का थर्ड प्लेनम यानी कि इनकी यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ओवैसी वन पार्टी रूल है, तो इनकी मीटिंग होती रहती है। तो वहाँ पे इस बार मीटिंग वैसे जनरली दिसंबर के अराउंड होती है, बट इस बार इन लोगों ने जल्दी की है क्योंकि इनके यहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है कि इनके यहाँ काफी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है चाइना में। कि चाइना ने क्या अपनाया, शुरू से उसने अपनाया था एक्सपोर्ट लेड मॉडल, यानी कि उसने घर के डोमेस्टिक मार्केट को साइड में रख के कोशिश की कि पहले हमारे वर्कर्स ऐसी चीजें बनाए जो वर्ल्ड की मार्केट को फ्लड कर दे। एक्सपोर्ट लेड मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा, 30 साल 40 साल बहुत अच्छा अर्न किया चाइना ने। बट अब फॉरेन में यूरोपियन कंट्रीज में उतनी ज्यादा डिमांड नहीं आती है। आजकल वैसे भी राइटिस गवर्नमेंट ज्यादा आ गई थी, तो सबने प्रोटेक्शनिस्ट टाइप के मेजर अपनाना शुरू कर दिए, एक दूसरे पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। तो डिमांड अब उतनी नहीं रही जितनी की कभी थी। तो चाइना ने अपने यहाँ से फोकस शिफ्ट किया कि हमें अब डोमेस्टिक डिमांड की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। और डोमेस्टिक डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि लोगों की खुद की सैलरी, इनकम वगैरह बहुत अच्छी हो, ठीक है। और वो चाइना ऑलरेडी अर्न कर ही चुका था, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि आप सैलरी, इनकम वगैरह अर्न कर रहे हो, जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, उनके यहाँ पे जॉब अच्छा खासा है, ठीक है। तो लोगों के हाथों में पैसा है, तो अब ये डोमेस्टिक डिमांड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा ये दूसरा रिफॉर्म ये करते हैं कि अब हमें जरूरत है हाई टेक्नोलॉजीज की तरफ जाने की। पहले चाइना ने मॉडल ये अपनाया था कि सस्ता बनाओ, जुगाड़ टाइप की चीजें बनाओ और वर्ल्ड में भेजो, ठीक? ताकि जो लोग महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते वो सस्ता करेंगे। लेकिन अब चाइना कहता है कि नहीं, अब वो फ्रूगल इनोवेशन वाली चीज से हट के हमें हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। क्योंकि उसका जो वन प्लस है वो क्या है, वो इट इज वन प्लस फोन इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू एप्पल, राइट। वो उस क्वालिटी के बनाए, बाकी उसने सस्ते में वीवो, ओप्पो, एम आई, इस तरह के सस्ते फोन भी हैं। तो अब वो दोनों चीज में लीड करता है। उसकी और जो प्रॉब्लम्स है वो है कि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी जब अपनाई थी, तो उस वजह से आज उसकी काफी सारी पॉपुलेशन एजिंग हो गई है, ठीक है। श्रिंकिंग वर्कफोर्स, हाई लेवल ऑफ डेट, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, एंड एन इकोनॉमी नॉट विद स्टैंडिंग द मेजर्स दैट हैव बीन पुट इन प्लेस। तो ये चाइना की प्रॉब्लम है इस वक्त। उसके अलावा ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाता रहता है, जैसा इसका 9 डैश लाइन कि हमारे हिस्टोरिकल वाटर्स हैं। उसके बाद हमारा लद्दाख और तिब्बत, इन सब पे जो भी किया उसने, वो हिस्टोरिकल वे में ही करता है कि ये चाइना का पार्ट थे, ठीक है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाता है, इंटरफेरेंस करता है इन इलेक्शंस इन डेमोक्रेसीज लाइक हांगकांग, ताइवान, इन सब की इलेक्शन में इंटरफेरेंस करता है। वो मिलिट्री प्रोवोकेशन करता रहता है साउथ चाइना सी में, इंडियन बॉर्डर्स पे, इन द सी अराउंड चाइना, विद इन एंड आउटसाइड द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल आइलैंड चेन्स। ये सब 9 डैश लाइन, फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन, ये सब मैंने क्लियर कर चुका है पहले, किया हुआ है पहले के डिस्कशन में। अगर आप चाहोगे तो दोबारा कर देंगे, आप बता देना। द थ्रेट टू ताइवान एंड कंट्रीज इन साउथ एंड ईस्ट चाइना सी विल रिमेन, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अदर कंट्रीज। हाउएवर, इंडिया की जब बात आती है तो हम तो तैयार हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने के, बट चाइना गिव एंड टेक में ज्यादा ब्लेम नहीं करता, वो सिर्फ लेना जानता है, वो गिव वाली सोच नहीं है उसकी। China still demonstrate little give despite India's indicating a willingness to show more flexibility. Both China and India appear to be hardening their attitude. Beijing's growing missile and nuclear inventory, its deployment of dual capability missile, ये सब challenges create करते हैं इंडिया के लिए। हमारी एक थ्रेट बनता है चाइना की रॉकेट फोर्स विच ओवरसी इट्स न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल मिसाइल एंड द एडवांसेस मेड बाय चाइना इन स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। स्पेस वॉरफेयर, हमने भी एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करके दिखाई थी अंडर मिशन शक्ति। ये इंडिया ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम भी स्पेस वॉर के लिए तैयार हैं, हम भी स्पेस में सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। Now, where does India stand? India is far better positioned than China to take such an initiative. It is on the cusp of becoming a major from a middle level power, and its economic parameters are among the best in the world at present. It has a strong and focused leadership and has friend across the spectrum in all corner of world. This point, this strong focused leadership and friend across spectrum in all corner, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज चाहे यूएसए हो या रशिया हो, ठीक है, या वेस्ट एशिया में आप यूएई एंड सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज को ले लीजिए, एटलीस्ट सबसे इंडिया की रिलेशनशिप इस वक्त ठीक चल रही है, एटलीस्ट वो गुडविल है। क्योंकि जब हमने कश्मीर का मैटर, कश्मीर से 370 हटाया, किसी कंट्री ने क्रिटिसाइज नहीं किया, इंक्लूडिंग दीस अरब कंट्रीज, नो वन क्रिटिसाइज लिटरली। ओके, सो कहीं ना कहीं एक गुडविल है इंडिया को लेके, सो इंडिया इज बेटर प्लेस कि हम बेटर मैनेज कर सकते हैं अपने इश्यूज को। ये है वही मुस्लिम वेमेन वाला इशू मेंटेनेंस। कल का चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सेक्शन 125 है एक तरफ सीआरपीसी का, ठीक है, जो ये मैंडेट करता है कि आपको मेंटेनेंस देना होगा वाइफ को, ठीक है, ये सेक्युलर एक्ट है। और दूसरा ये कहता है कि जो आपके बच्चे हैं, अगर आपकी शादी से बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद डिवोर्स हो रहा है, तो जब तक बच्चे 18 साल के ना हो जाएं, आपको उनको उनके मेंटेनेंस भी देना होगा। दूसरी तरफ अब जब एक बार शाह बानो केस आया था कि 1985 में, तो यहाँ पर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था कि यस, विमेन इज एंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन 125। बट ये चीज कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, क्लर्जी, उलेमा इन लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो इन लोगों ने राजीव गांधी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया और 1986 में वो एक एक्ट लेकर आए, ठीक है, और इसको कंप्लायंट बनाया गया शारिया से। अब शारिया की प्रॉब्लम ये है कि शारिया सही है गलत है वो अपनी जगह है, बट शारिया को इंटरप्रेट पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ ही किया जाता है, क्योंकि इंटरप्रेट करने वाला तो एक इंसान ही है ना, तो वो शारिया को इंटरप्रेट कुछ पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ करता है, और इसमें इन लोगों ने ये इंक्लूड करवा दिया कि नहीं, हम लोग मेंटेनेंस देंगे सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए, इद्दत पीरियड मतलब 90 डेज। दूसरा कि बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो दिया जाएगा सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इस पूरे इशू की। अब सुप्रीम कोर्ट में जो कल जजमेंट आया है बाय जस्टिस नागरत्ना एंड वन मोर जज, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ओके, उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये दोनों कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को, और उन्होंने विमेन पर छोड़ दिया है कि आप जिसका रिकोर्स लेना चाहो ले सकती हो, ठीक है, आप सेक्शन 125 के अंडर भी रिकोर्स ले सकते हो, आप 1986 एक्ट के अंडर भी रिकोर्स ले सकते हो। ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की थोड़ी जस्टिस प्रोवाइड की गई है। The Supreme Court of India has done well to clarify an important question concerning the impact of 1986 law that appear to restrict their relief to what is allowed in Muslim personal law alone. 1986 का एक्ट जो आया था, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, it undermined the country's secular ethos by seeking to nullify a court judgment in Shah Bano case of 1985. It allowed divorced Muslim to apply अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो शाहबानो केस ने अलाउ कर दिया था, फिर इसको रिवर्स किया पार्लियामेंट ने, एंड 1986 लॉ वाज अपहेल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2001। अब वर्स्ट चीज ये हुई कि ये 1986 का लॉ जब चैलेंज किया गया कि ये तो इंडिया के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जा रहा है, कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो हिंदू वुमेन एंड मुस्लिम वुमेन में इन केस ऑफ डिवोर्स, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी 2001 में इसको अपहेल्ड कर दिया था, तो ये गलत हुआ था तब। तो यहाँ पर जो 1986 एक्ट है वो यही कहता है, राइट टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड एंड डिग्निफाइड लाइफ until she remarries and return of meher and dowry. So 1986 Act codified the right available to a divorced Muslim women in personal law. The verdict is a great example of court using harmonious interpretation to expand the scope of rights as well as to secularize access to रेमेडीज। ओके, तो अब चाहे आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, मेंस में अपने वुमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में भी कर सकते हो, या फिर आप इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में भी कर सकते हो, या फिर आप उस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो जहां आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, दैट इज सेक्युलरिज्म एंड ऑल, इट इज ओवर एंड अबव द पर्सनल लॉ ऑफ एनी रिलीजन। ओके, सो इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आपके पास होना चाहिए, बट उसको अप्लाई कहाँ करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है, इसलिए न्यूज़पेपर डिस्कशन को आप रेगुलर फॉलो कीजिए। शुड स्टेट गेट दी स्पेशल पैकेज आउटसाइड दी फाइनेंस कमीशन? देखिए अभी आंध्र प्रदेश और बिहार वाले डिमांड तो कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है बजट में या कल को फाइनेंस कमीशन दे देता है तब हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, अभी ऐसे प्रिपेयर करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ दो लोग बैठे हैं फुर्सत में, अरुण कुमार एंड पिनाकी चक्रवर्ती, एंड वो आपस में डिबेट कर रहे हैं बस कि ये क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बट हम इसको पढ़ लेंगे अगर बजट में ऐसा कुछ आता है निकल के तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हम लोग काफी कुछ लेकर आए, फेम 1 स्कीम लेकर आए, हम फेम 2 स्कीम लेकर आए, फिर भी उससे कोई ज्यादा हुआ नहीं। फिर हम लोग चार्जिंग पॉलिसी के एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स भी लेकर आए कि चलिए चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने यूनिफॉर्म कर दिया, ये थर्ड स्टेप ले लिया। उसके बाद हम लोग एक पॉलिसी भी ले आए प्रॉपर, जहाँ पे हमने टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह दिए मैन्युफैक्चरर को भी और कंज्यूमर को भी, बट उसके बाद भी उतना ज्यादा आया नहीं है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक कंप्लीट थॉरली तैयार करेंगे मींस 450 प्लस में, ताकि ये पूरा एक ही जगह तैयार हो जाए। थ्रू ओवर द ईयर काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं। गवर्नमेंट इज लुकिंग टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू इंक्लूड ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि जब ये पॉलिसी आई थी उसके पहले से अगर कोई कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही थी तो उसको फायदा नहीं मिला था, लेकिन अब ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू की जाएगी ताकि जो कंपनी ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेंस में है इस सेक्टर में उनको भी ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो नई कंपनी को दिए जाएंगे। ठीक है, पहले हमने फोकस किया था लोकलाइज प्रोडक्शन पे एंड इन्वेस्ट इन द डोमेस्टिक इकोसिस्टम।
Earlier entities were eligible for incentives only if they set up local facilities within 3 years of receiving proposal. तो इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये जो 3 years की लिमिट है इसको चेंज की जाएगी। व्हाट वाज द मार्च पॉलिसी फोकस, जो अभी मार्च में आई थी लास्ट ईयर, सॉरी इसी ईयर, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट लोकलाइजेशन अबाउट, यहाँ पर एम रखा गया था टू प्रोवाइड इंडियन कंज्यूमर विद एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेंथन द ईवी इकोसिस्टम बाय एनकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन among EV players by attaining higher volumes of production and economy of scale and lower cost of प्रोडक्शन। ये उस पॉलिसी ने मैंडेट किया था हाफ ऑफ द वैल्यू एडिशन जो होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने पूरा इंपोर्ट कर लिया, अब इंपोर्ट कर लाइए, कुछ कुछ रॉ मटेरियल से आइए, कुछ रफ फॉर्म में भी ले आइए, लेकिन उसमें कम से कम हाफ ऑफ द जो वैल्यू एडिशन है वो डोमेस्टिकली होना चाहिए विद इन 5 ईयर, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन। फर्स्ट वाज कि आपको फर्स्ट पहले 3 साल में प्रपोजल रिसीव होने के 3 साल में आपको यहाँ पर अपनी लोकल फैसिलिटी लगा लेनी है और 5 साल के अंदर आपको कम से कम हाफ ऑफ द वैल्यू एडिशन अचीव कर लेना है। तीसरा, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ईवीज आर कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स को रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 70 टू 100% टू 15%, ठीक है, ताकि जो व्हीकल आ भी रहा है वो थोड़ा सस्ता है ताकि कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर पाए। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है। तो ये जो पुरानी पॉलिसी है उससे 3 चीजें निकल के आई थी। अब इसके बाद नई पॉलिसी में क्या चेंजेस किए जाएंगे वो जब आएगी तब हम देखेंगे, ठीक है। बाकी के आर्टिकल में से बोल बच्चन है। डेंगू केसेस वर्ल्ड वाइड राइज हो रहे हैं और एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसका रिलेशन थोड़ा मानसून से भी रहता है, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ मानसून जब होता है तब, और ओवरऑल भी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अर्बनाइजेशन इज मोर सिनोनिमस हियर विथ स्लम्स, ठीक है। स्लम्स बनते हैं, ड्रेनेज चोक होने लगते हैं, आपका वाटर लॉगिंग होने लगता है, आपका अनहाइजेनिक कंडीशन प्रिवेल करने लगती है। तो वैसी बात है कि डेंगू के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। WHO noted that at least 5 countries, including India, were grappling with the onset of monsoon season, which created suitable condition for breeding and survival of Aedes mosquito। और ये उसी मॉस्किटो से हो रहा है जिससे जीका हो रहा था, राइट, अभी देखा था हमने। Urbanization and population movement played a pivotal role. Dengue is endemic in more than 100 countries. Asia accounting for around 70% of global disease burden। देखिए एशिया का बर्डन कितना है इसमें, 70%। डेंगू इज स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज इन यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड साउथ अमेरिका। एंड ये जो यूरोप और इन सब में हो रहा है इसमें माइग्रेशन का रोल है, ठीक है। जो पॉपुलेशन माइग्रेशन पे रहती है आजकल, इधर उधर घूमने जाते रहते हैं। फूड फूड प्राइसेस है तो ये तो टाइम टू टाइम होता रहता है, बट हाँ ये श्योर है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी अपनी बास्केट जो है इन्फ्लेशन की उसको चेंज करने की जरूरत है। 40% वेटेज देते हैं हम लोग फूड प्रोडक्ट्स को, वो थोड़ा सा रिड्यूस होने की जरूरत है। और वैसे भी शायद गवर्नमेंट WPI से शिफ्ट करने वाली है PPI की तरफ, ठीक है। और PPI क्या है ये पूरा मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है आपको आपको 10 जुलाई के ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ठीक है। तो चाहे आप ऐप पे जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए। यूट्यूब पे ये सारी चीजें ओपन एंड फ्री है आपकी इस मंथ के एंड तक, 31 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद सिर्फ न्यूज़पेपर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, बाकी चीजें आपको ऐप पर ही मिलेंगी। अब 2 दिन से इस सेक्शन में आर्टिकल आ रहा है। एक दिन फार्मिंग पे आ गया था, उसके हमने 7 पॉइंट्स नोट कर लिए थे, और सेकंड MSME पे आया था कल, ठीक है। तो हमने उसमें भी नोट कर लिया था कि MSME के क्या क्या कंसर्न है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए और इलेक्ट्रिफिकेशन को बूस्ट करने के लिए, ये चलते रहना चाहिए और बजट में इसको और बढ़ाने की जरूरत है। अब ये जो हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं इनका मेन रोल क्या होता है, वो आपको अच्छी चीज प्रोवाइड करें वो अपनी जगह है, बट सबसे बड़ा कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक पुश देते हैं। जब आपके रोड्स एक्सप्रेसवे वगैरह इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपको कई बार ये फील होता है कि मैं ट्रेन से जाऊंगा तो उससे तो बेटर है कि मैं अपने खुद के व्हीकल से भी जा सकता हूँ। अब रोड्स बहुत अच्छे हो गए, उतने ही टाइम में पहुंच जाऊंगा, राइट। और अच्छे रोड हैं तो obvious सी बात है कि आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी वो भी थोड़ी बेटर होगी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा कंसर्न रहती है कि आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर से बेटर बनाते रहिए। The growth of automotive industry in India happened because of the excellent road infrastructure। इन्होंने कुछ कुछ बातें की यहाँ कि आप रिड्यूस कीजिए ड्यूटी स्ट्रक्चर को ताकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज्यादा अफोर्डेबल बन सके और इनकी कीमत उतनी ही हो जाए जितनी कि IC इंजन के व्हीकल्स की होती है। और आप जो टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स। बाकी मैंने आपसे कहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सेपरेट लेक्चर जरूर करेंगे मीन्स 450 में पूरा थॉरोली। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए ये ओनर्स है चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स पे, ताकि वो सेटअप करें डिजायर्ड नेटवर्क टू डेमोक्रेटाइज दी चार्जिंग। कस्टमर्स नीड टू, अभी कस्टमर्स को डाउनलोड करनी पड़ती है मल्टीपल ऐप टू चार्ज देयर कार्स, ठीक है। तो थोड़ा कुछ UPI जैसा अगर आ जाए कि एक ही ऐप से सारे काम हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मल्टीपल डाउनलोड ना करनी पड़े।
ओके, आप इसको टोल फ्री बना सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स को। अगर आप इलेक्ट्रिक कार परचेज करें तो आपको टोल नहीं लगेगा, या फिर आपको पार्किंग फैसिलिटी स्पेशल दी जाएगी कहीं पर, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं या कुछ इंसेंटिव्स हैं जो दिए जाने चाहिए ईवी को प्रमोट करने के लिए। बाकी इसमें और ज्यादा कुछ काम का नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज पे आइए, तो यहाँ पे ट्रिपल शॉक जिसको हम कहते हैं ना, ट्रिपल शॉक में एक आ जाता है डिमोनेटाइजेशन, दूसरा आ जाता है जीएसटी एंड थर्ड आ जाता है कोविड। इस ट्रिपल शॉक ने आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, और अभी हमारे पास 6.5 करोड़ का भी करीब स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। देखिए खासकर ये जो डिमोनेटाइजेशन आया था, चलिए जीएसटी रिफॉर्म करने थे बट ऑब्वियसली फुल प्रूफ नहीं बन पाया है। कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो आना ही था, बस हाँ लॉकडाउन शायद बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लगा दिया था, बट डिमोनेटाइजेशन वॉज अ बिग ब्लंडर। इस टाइम पर काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, काफी सारे वर्कर्स जो काम करते थे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में वो बेरोजगार हो गए। बट गवर्नमेंट इसको अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा बेशर्मी से नेक्स्ट ईयर आप सेलिब्रेट कर रहे हो 8 नवंबर को एंटी करप्शन डे, ठीक है, जबकि डिमोनेटाइजेशन वॉज अ बिग फेलियर। द informal sector has been particularly impacted in the period between 2015-16 to 21-22 by a string of events such as demonetization, GST implementation and pandemic. हमारे पास कितने अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस हैं? 5.76 करोड़ थे 2010-11 में, जो कि बढ़ के हुए 6.4 करोड़, फिर वापस से ड्रॉप हो गए, और उसके बाद फिर वापस से बढ़ के उसी लेवल पर आ गए। द फॉल वाज शार्पेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग विद अ डिक्लाइन ऑफ 24 लाख एंटरप्राइजेस। नाउ देखिए मैन्युफैक्चरिंग में अगर 24 लाख एंटरप्राइज कम हो जाते हैं, और आप हर मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए 3 से 4 लोग भी काम कर रहे थे, तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। वर्कफोर्स भी डिक्लाइन हुई है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर डिक्लाइन बाय अबाउट 1.3 करोड़। मोर देन 60% ऑफ दीज वर्कर्स वर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। और अब मैंने इनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग की बंद होने की सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस विदाउट फंड्स टू अपग्रेड दैम। सरकार का फोकस कॉर्पोरेट्स पे रहता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे नहीं रहता है। चाइना इज बिल्डिंग 2/3 ऑफ न्यू विंड एंड सोलर कैपेसिटी। अब हमने गोल रखा है अपने सामने कि हमें 2030 तक वर्ल्ड को क्या करना है, अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो जितनी अभी है उसको ट्रिपल करना है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज वर्ल्ड में जितनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उसका 2/3 तो अकेला चाइना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी एक्यूज किया जाता है हमेशा इंडिया और चाइना को कि आप लोग भी अच्छी खासी इकोनॉमी, आप लोग कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हो, ठीक है। चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड। The two-third of wind and solar plants under construction globally are in China, ठीक है। और चाइना ने अपने कोल जनरेशन को भी ऑलमोस्ट न्यू लो लेवल पे पहुंचा दिया है। 339 गीगावाट का सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स बिल्ड कर रहा है चाइना, विच कंस्टिट्यूट 64% ऑफ ग्लोबल टोटल। एंड नाउ ये जो एक साल में जनरेट कर रहा है ना चाइना, इट इज मोर देन 8 times द प्रोजेक्ट पाइपलाइन ऑफ द सेकंड प्लेस यूएस विद 40 गीगावाट। यूएस के जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी है वो 40 गीगावाट की बात कर रहे हैं, चाइना 340 गीगावाट पे जा रहा है। चाइना प्लीज पुट ग्लोबल गोल टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय एंड ऑफ 2030 वेल विद इन रीच, ठीक है। बीजिंग is on track to meet its own 2030 goal to install 1200 gigawatt of wind and solar by this month. China generated 53% of its electricity from coal in May, a record low, while 44% came from non-fossil fuel sources. तो चाइना ने ऑलरेडी 44% अपनी एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बनाना शुरू कर दी है, जबकि हमने गोल रखा है अपने पंच अमृत में कि हम भी 50% जो हमारी एनर्जी नीड है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे बाय 2030। ये हमारा भी गोल है। नाटो स्टार्ट सेंडिंग F-16 जेट्स टू सपोर्ट यूक्रेन, तो वो यूक्रेन पूरा बर्बाद होकर मानेगा, वो अभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। नीड कंट्रोल ऑफ गाजा टेरिटरी ऑन इजिप्ट बॉर्डर। अब गाजा की जो बॉर्डर इजिप्ट से लगती है यहाँ पर, उसका कंट्रोल चाहता है नेतन्याहू यानी कि इजराइल, इस वॉर को खत्म करने के लिए। तो ये तो एक बेमानी डिमांड है जो शायद नहीं एक्सेप्ट होगी। रिपोर्ट फाइंड ईरान लिंक्स टू हाउदी स्ट्राइक्स इन रेड सी। तो ये तो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हाउदी रेबल्स को ईरान का सपोर्ट है, पूरा पूरा सपोर्ट है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं, वहां एक तो आर्टिकल काम के हैं आज। आई होप आप लोग को न्यूज़पेपर यूजफुल लग रहा हो। आई मीन व्यूज तो उतने नहीं आते हैं, बट जितने भी लोग देख रहे हैं उनको लग रहा हो कि हाँ ये यूजफुल है। साइटिंग नक्सलिज्म इन अर्बन एरियाज, महाराष्ट्र एक बिल लेकर आया है नक्सलिज्म को रोकने के लिए, स्पेशली अर्बन नक्सलिज्म को। इस नाउ नक्सलिज्म पे अगेन हम लोग मेंस 450 प्लस में पूरा सेशन कर चुके हैं। आई होप कि आपके पास उसके नोट्स होंगे ऑलरेडी।
तो वहां पे से आपको एक पॉइंट और ऐड करना है कि महाराष्ट्र असेंबली ने इस तरह का बिल लेकर आई है, वैसे ये पास हो ही जाएगा डेफिनेटली, तो वो एक्ट ही बन जाएगा। स्टेटिंग दैट द menace ऑफ नक्सलिज्म इज इंक्रीजिंग इन अर्बन एरियाज, जिसको हम अर्बन नक्सलिज्म की बात करते हैं। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 24 जो प्रोवाइड करता है फॉर जेल टर्म इवन, ना फोकस ऑन दिस पॉइंट, इवन इफ पर्सन इज नॉट ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम मेंबर नहीं है, कोई भी पर्सन है जो मेंबर नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, रिसीव करता है या सॉलिसिट करता है एनी कंट्रीब्यूशन एड और हार्बर इट्स मेंबर। या सपोज कीजिए कि आप रह रहे हैं, आपके घर में कोई एक है जो उनका मेंबर है बट आप नहीं हो, लेकिन आप उस फैमिली मेंबर के साथ नहीं घूमते फिरते पकड़े गए अगर, तो ये मान लिया जाएगा कि आप भी इनकी मदद ही कर रहे हो। ओके, सो दिस इज आप कह सकते हो कि शायद ये प्रोविजन अच्छा नहीं है। फिर कई बार आप कहीं पे किसी को फंडिंग दे देते हो, किसी एनजीओ को, आपको नहीं पता कि वो एनजीओ किसी नक्सलाइट एक्टिविटीज या आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने में इन्वॉल्व है, right? तो कई बार अनविलिंगली भी आप लोग उसका पार्ट बन सकते हो, तो उस केस में आप सजा होगी। नाउ स्टेट को अथॉरिटी होगी टू डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल, ए डिसीजन विच कैन बी रिव्यूड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर देता है तो फिर आप अपील कर सकते हो एक एडवाइजरी बोर्ड के पास, वो सेटअप किया जाएगा, वो रिव्यू करेगा कि आप पे लगा हुआ बैन सही है या नहीं। कि ये ग्रुप अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं फॉर एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। The bill defines an unlawful activity as one which constitute a danger and menace to public order or peace and tranquility, interferes with maintenance of public order, administration of law, established institution, person, etc. तो ये प्रॉपर एक डेफिनेशन देता है आपको कि अनलॉफुल एक्टिविटी हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिया ऑस्ट्रिया एग्री टू बिल्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। अब देखिए यहाँ ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूरोप। हार्डली शायद कहीं 30-40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री हमारा यहाँ पे गया होगा, और ऑस्ट्रिया का है कुछ नहीं, कोई रोल नहीं है, बस आप इसमें बोल बच्चन दे सकते हो कि हम लोग जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उनमें कोलैबोरेट करेंगे, हम आईटी नेटवर्क में कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी में कोऑपरेट करेंगे, हमारे स्मार्ट सिटी मिशन में आप कोऑपरेट कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को डीकार्बोनाइज करने के लिए हम काम कर सकते हैं साथ में मिलके। बस यही बोल बच्चन है जो आप ऑस्ट्रिया के साथ कर सकते हो। हर चीज पढ़ी नहीं जाती है, कुछ चीजें कॉमन सेंस से खुद से भी लिख दी जाती हैं। ये बाकी इन लोगों ने एग्री क्या किया है, बायलेटरल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। हम लोग कहाँ फोकस कर सकते हैं, ग्रीन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, लाइफ साइंस, स्मार्ट सिटीज, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। और दोनों ने कमिट किया है टू फेयर, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ ऑफ दैट इज यूएन क्लॉज, जिसकी हमने परसों बात की थी, with full respect of sovereignty, territorial integrity and freedom of navigation to benefit for maritime security and international peace stability। और जब दुनिया में दो लीडर्स के पास बात करने के लिए कुछ ना रह जाए तो उनको बात कर लेनी चाहिए चाइना के असर्टिव बिहेवियर पे, और वही यहाँ पे हुई है। एज और कोटा रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर्मर अग्निवीर को इन सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ एटसेट्रा, उनके चीफ ने कहा है। राहुल द्रविड़ को लेकर है क्वेश्चन, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया मुस्लिम वुमेन को, ये हमने पूरा समझ लिया है, यहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। पहली बात ये देख लीजिए कि राइटर कौन है, राइटर इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे जो थॉट्स हैं वो इनके पर्सनल हैं, मेरे नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस पे। Okay, in a landmark judgment, Supreme Court had ruled that divorced Muslim women can seek alimony from her husband under Section 125 of CRPC। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं शाहबानो केस ने जो गलत किया था उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है। Muslim women have suffered legal discrimination in matters of marriage and family in the absence of reformed and codified personal law। ठीक है, तो सेक्शन 125 जो है वो अब इनको मिलेगा। इंडियन मुस्लिम्स आर गवर्न बाय द शारिया एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा अब तक। द लॉ इज आर्केइक, इट मेयरली स्टेट्स दैट शारिया विल डिसाइड ऑल पर्सनल लॉ मैटर्स फॉर द मुस्लिम, बट रियलिटी ये है कि अनजस्ट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन आर्बिट्री इंटरप्रिटेशन प्रिवेल। क्योंकि शारिया में सब कुछ क्लियर थोड़ी लिखा है, इंटरप्रेट करना पड़ता है उसको। अब वो इंटरप्रेट लोग पैट्रियार्कल माइंडसेट को लेकर ही करते हैं। द पैट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन डिसाइड द मैटर सच एज एज ऑफ मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, पॉलीगैमी, halala, custody, and guardianship of children, share in property and inheritance, and mut marriages। Muslim marriage is a contract, एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट होती है, but most women don't possess a copy of their nikah nama and are unaware of their rights।
We live in an era of religious polarization. The condition of Muslim women is used to portray the community negatively. ठीक है, तो जैसा कि आजकल पोर्ट्रे किया जाता है कि इनके यहाँ राइट नहीं दिए जाते हैं. फॉर जम्मू कश्मीर बेटर डेज लाई अहेड. अब इसमें सब लोग वेट कर रहे हैं सितंबर 30 का कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई डेडलाइन पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कराए जा सकते हैं. इलेक्शंस होने के बाद क्या वहां पर जम्मू कश्मीर को फिर से फुल स्टेटहुड दिया जाएगा या नहीं. ठीक है, काफी सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं अभी रिसेंटली, इंक्रीज हुए हैं टेररिस्ट अटैक, जिस वजह से यहाँ का पीस प्रोसेस थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है. अब ये याद रखिएगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो सब हुए हैं अंडर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन. अब आर्टिकल 370 हटने के बाद ये शायद पहले असेंबली इलेक्शन होंगे विच विल हेल्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. ये बाकी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बोल बच्चन बातें की हैं और कुछ नहीं, इसमें ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. बाकी वैसे पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. यहाँ पर न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने की बात की है इन्होंने कि शिवराज सिंह चौहान को एक न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी लानी चाहिए. बट उनकी कंपल्शन क्या है कि एग्रीकल्चर एंड लैंड कहाँ आता है, स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है आज फार्मर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज इसकी अपनी सेपरेट मिनिस्टर है, सेपरेट मिनिस्ट्री है. तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में तो ये भी नहीं है. दूसरा, बजटरी एलोकेशन जो होगा इट इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और आउटडेटेड जो इन्फ्लेशन पॉलिसी है इट इज डिक्टेटेड बाय आरबीआई. तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं. राइट. तो जो भी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इंडिया लेकर आए वो सोच समझ के लानी चाहिए, बिकॉज इंडिया ने अपडेट नहीं की अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी डेकेड से, जबकि यूएस, ईयू, चाइना दे चेंज देयर पॉलिसी एट फ्रीक्वेंट इंटरवल. ऐसे पता कई बार जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तब भी हमने कई बार बात की है कि क्योंकि फार्मर की इनकम इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे भी, ठीक है, और लाइव स्टॉक सेक्टर पे भी, यानी कि इसकी फिशरीज एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो चाहे फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, जब फार्मर की लाइफ इन सभी से इंपैक्ट हो रही है तो फिर इसको एक ही मिनिस्ट्री में आप मर्ज कर दीजिए, चाहे सेपरेट डिपार्टमेंट्स रखे जा सकते हैं. लेकिन अलग अलग मिनिस्ट्री के हाथ में अगर देंगे तो फिर उससे कुछ होगा नहीं. एंड इवन मिशन जल शक्ति जो है मिनिस्ट्री, ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक आप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक वाटर किसान की फील्ड तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी. तो ये ओवर ज्यादा मिनिस्ट्रीज बनाना या अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने से भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है. The government should roll out a mechanism to compensate farmers when its policies depress the fragmented prices. तब उसके लिए हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह लेकर आए हैं, बट कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं है. ब्रिजियम पोर्ट वेलकम फर्स्ट मदरशिप ये हमने देख लिया. यहाँ पे सिंथेटिक टेक्सटाइल मेकर जो हैं ये रिलीफ मांग रहे हैं गवर्नमेंट से फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, क्योंकि सप्लाई चेन में इनको काफी, इनकी कॉम्पिटिटिवनेस काफी कम हो गई है. So downstream synthetic textile manufacturers are urging government to revoke quality control orders on man-made fibers, which they have undermined the competitiveness of supply chain by limiting access to affordable and specialized raw material. क्योंकि रॉ मटेरियल्स अगर आपके पास अच्छा नहीं आएगा क्वालिटी के नाम पे तो फिर दिक्कत होगी. अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर ऑफर्स 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी. अपस्ट्रीम इज लाइक क्रूड ऑयल को जब जमीन से निकालते हैं ना, वो प्रोसेस कहलाता है आपका अपस्ट्रीम, और फिर बाद में इस क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, वैक्स, कैरोसिन बनाते हैं वो कहलाता है डाउनस्ट्रीम. ओके, नथिंग मच टू एक्सप्लेन. अब यहाँ पे देखिए 43 यूएई एक्टिविस्ट हु कॉल्ड फॉर डेमोक्रेसी गिवन लाइफ सेंटेंस. ये होती है तानाशाही. हीट डोम. अब हीट डोम को पहले समझ लीजिए कि होता क्या है ये. देखिए, समर कंडीशन में पूरा सरफेस वार्म होगा तो क्या होगा कि मास ऑफ वार्म एयर राइजेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये यहाँ से अर्थ सरफेस से उठ के एयर ऊपर जाएगी पहले, ठीक है. उसके बाद दी हाई प्रेशर कंडीशन इन द एटमोस्फेयर. अब एटमोस्फेयर में पहले से हाई प्रेशर कंडीशन क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि लो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाई प्रेशर. ठीक है, अब हमें पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता जाता है, तो वहां पर हाई प्रेशर ऑलरेडी है. अभी हाई प्रेशर क्या करता है एटमोस्फेयर में जो है, ये वार्म एयर जो राइज होकर ऊपर आई है इसको फिर से नीचे पुश करेगा. ठीक है, तो ये एटमोस्फेयर पुश करेगा वार्म एयर को डाउन और ये इस एयर को ऊपर जाने नहीं देगा. अभी वार्म एयर अगर ऊपर जाएगी नहीं, क्लाउड बनाएगी नहीं, बारिश होगी नहीं, तो क्या होगा, ये पूरी हीट ट्रैप होकर रह जाएगी यहाँ. और ये जो एयर है इट गेट स्टक नियर अर्थ सरफेस, गेट्स फर्दर कंप्रेस एंड दस हॉटर. अब ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से एयर राइज भी कर रही है ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसमें क्या हो रहा है, बीच में एयर कंप्रेस हो रही है, और कंप्रेस होगी एयर तो वो और ज्यादा वार्म हो जाएगी. और यही हो रहा है आज यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में. The entire western US is facing massive heat wave.
These scorching temperature are the result of heat dome over the state of California. तो हीट डोम समझ में आया। अब ये एटमोस्फेयर में मूव क्यों नहीं कर पा रहे, कंप्रेस होकर यहीं क्यों अटका हुआ है? ये अटका हुआ है ड्यू टू जेट स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि वो इसको ले जा नहीं पा रही है आगे। व्हाट इज ए हीट डोम? Heat dome is a weather phenomena in which a high pressure system in the atmosphere traps the warm air like a lid on a pot for an extended period of time. Now, अब क्योंकि ये वार्म एयर राइज नहीं कर पा रही है अपवर्ड, तो क्लाउड नहीं बन पा रहे हैं। एंड क्लाउड, क्योंकि क्लाउड तो जब भी बनते हैं ना जब नीचे से वार्म मॉइस्ट एयर जाएगी ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर जाके ठंडी होगी और वाटर वेपर कंडेंस होकर बारिश कराते हैं। बट क्योंकि क्लियर स्काइज हैं, मोर सन, और जब ये हीट डोम की वजह से ऊपर बादल नहीं बने तो आपके स्काइज तो क्लियर है पूरे, तो उस क्लियर स्काई की वजह से और ज्यादा सनलाइट आती है अर्थ पर, एंड दैट रिजल्ट इन मोर वार्मिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सॉइल। नाउ हीट डोम फॉर्मेशन इज टाइड विद बिहेवियर ऑफ जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या है, ऊपर एटमोस्फेयर में ये फ्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फास्ट मूविंग एयर होती है। दिस इज फास्ट मूविंग एयर हाई इन द एटमोस्फेयर that usually help move weather system along the earth surface. Typically jet stream have a wave like pattern that moves from north to south. ठीक, इस तरीके से मूव करती है ये पूरे ग्लोब के अक्रॉस। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पहले नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, फिर वापस नॉर्थ की तरफ। व्हेन दीज वेव्स गेट बिगर एंड एलोंगेटेड दे मूव स्लोली। अब ये हुआ है कि ये जेट स्ट्रीम जब ये बिगर और एलोंगेटेड हो गई है तो उसकी जो मूवमेंट थी वो बहुत स्लो हो गई है, बहुत स्लो मूव कर रही है ये, एंड समटाइम दे कैन बिकम इवन स्टेशनरी। अब अगर ये स्टेशनरी बन गई तो ये जो हीट बीच में यहाँ ट्रैप हुई थी ये पूरी, ये यहीं पर स्टे होकर रह जाएगी और पूरे शहर में आपको क्या फील होगा, हीट डोम जैसा, जैसे कि आपको किसी ने ओवन में डाल दिया हो। Now this is when a high pressure system gets stuck in place and lead to formation of heat dome. How is climate change impacting heat domes? So obviously बात है, rising global temperature have made the heat dome larger and more intense. So कभी आएगा तो डायरेक्ट आएगा। ये आप लोग के लिए गुड न्यूज हो सकती है कि लेट स्लीपर्स आर कॉग्निटिवली शार्पर देन द अर्ली राइजर, तो आराम से देर रात तक पढ़ सकते हो। Why लोकेशन शेयरिंग कांट बी ए बिल कंडीशन? यहाँ पर एक केस आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी लोकेशन शेयर कीजिए, मतलब पिन पॉइंट करिए गूगल मैप पे, तभी आपको बेल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कोर्ट कैन नॉट इम्पोज द बेल कंडीशन दैट रिक्वायर अक्यूज्ड पर्सन टू शेयर देयर लोकेशन ऑन गूगल मैप। क्यों? क्योंकि ये वायलेट क्या करेगा, अल्टीमेटली उसके फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 को वायलेट करेगा। ठीक है, इन केसेस वेयर द अक्यूज्ड इज अ फॉरेन नेशनल, कोर्ट्स कैन नॉट डिमांड ए सर्टिफिकेट ऑफ अश्योरेंस फ्रॉम रेलेवेंट एम्बेसीज और हाई कमिश्नर्स commission that the accused will not leave the country. गूगल ने यहाँ पे कहा था कि गूगल ने क्लैरिफाई किया था, शेयरिंग ए पिन लोकेशन डज नॉट इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द यूजर और देयर डिवाइस। सो कोर्ट ऑल्सो सेड दैट कि एनी बेल कंडीशन विच इनेबल पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ट्रैक every movement of the accused by using any technology or otherwise would undoubtedly violate the right to privacy guaranteed under Article 21. इसरो वांट टू वेंचर इनटू प्लैनेटरी डिफेंस। ये जो एस्ट्रॉइड वगैरह आते हैं उनको हिट करके हम दूर डिफ्लेक्ट कर सकें, उस पे इसरो वेंचर करना चाहता है। वो ऐसी मजाक में कहा है इसरो के चीफ ने, बट द थिंग इज कि आपको डार्ट मिशन याद होगा नासा का, उसने ये इसलिए तैयार किया था कि अगर कल को कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आता है तो उसको हिट कर सकते हैं हम लोग। ऐसी एक अफवाह इन लोगों ने उड़ा ली थी बीच में कि एपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड आ रहा है, उसके 2.7% चांसेस हैं कोलिशन होने के अर्थ से। अगर ये 29 में हिट नहीं करेगा तो 2036 या 2068 में हिट करेगा। बट बाद में कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये अर्थ को ऑलमोस्ट 32,000 किलोमीटर दूर से गुजर जाएगा। राइट, तो ये डायनासोर को वाइप आउट करने में एस्ट्रॉइड्स की रोल था। ऑलराइट, तो हो गया, आई थिंक वी आर डन विद दिस एंड टू ज्वाइन दी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। उसके बारे में सारे फीचर्स आपको पता ही हैं। ठीक है, ये मंथली भी आप ले सकते हैं 1000 रुपीज पर मंथ, या 6000 रुपीज वन टाइम पेमेंट करके आप 18 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। इसमें हम लोग करंट के साथ साथ पूरा स्टैटिक सिलेबस का भी रिवीजन करेंगे, और लास्ट में जब प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी आएगी तो वो इसमें इनबिल्ट रहेगी, उसका कोई एक अलग से चार्ज नहीं लगेगा जैसा कि लास्ट ईयर रहा था। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।